नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10 होगा और यकीन मानिए अगर आप इन सभी सेट में जितने भी 90 प्रश्न हैं, अगर आपने आंसर दे दिया, कम से कम 50 प्रश्नों का भी आंसर दे दिया, तो सोचिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें प्रश्न ईजी, मॉडरेट मतलब हाई लेवल हर तरह के प्रश्न इस सेट में हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए उल्लेखित कौन सा नहीं होगा, कौन कौन सा उल्लेखित है, तो घोड़ा, हाथी, सांड और क्या उल्लेखित है, सिंह उल्लेखित है। अगर सांड की जगह बैल भी दे देता तो वो भी है, क्योंकि घोड़ा, हाथी, बैल और सिंह है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन छट गया, हिरण हो गया। तो हिरण क्या हो गया, नहीं है, उल्लेखित नहीं है सारनाथ स्तंभ में। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वो थे सी.डी. देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन है, सी.डी. देशमुख है। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा, इनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, याद कर लीजिए, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, सी.डी. देशमुख का पूरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की थी। तो एटीएम की शुरुआत की थी HSB। कौन से बैंक, HSBC। इसका पूरा नाम क्या है, तो हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ये HSBI का अर्थ यानी फुल फॉर्म हो गया, और यही है जो कि भारत में एटीएम की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो रामविलास पासवान जो है अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किए थे, तो वो किए थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के निर्वाचित हुए थे, किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। देखिए ये बिहार से है, तो ये VVI हो गया, मतलब बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय जो रघुवंश प्रसाद सिंह है, पहली बार किस लोकसभा से के लिए निर्वाचित हुए थे, तो वो हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए, 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। और ये 1977 से 1979 तक बिहार के ऊर्जा मंत्री बने थे। ठीक है, 1977 से 1979 तक बिहार के क्या बने रहे, ऊर्जा मंत्री बने रहे। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था। विजयनगर का पूछ रहा है कि साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण जो किले थे उनको छीना था। तो वो कौन था, वो था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो था वो बहमनियों से क्या किया था, गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीन लिया था। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था। तो किस राजवंश का था, वो था तुल्लव राजवंश का। अच्छा, तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1565 ईस्वी में। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। किसके किसके बीच अगर पूछ ले तो वो हुआ था दक्षिण सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। उस समय कौन सा राजवंश का शासन था, तो तुल्लव राजवंश का शासन था। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। हम्पी मंदिर, देखिए कौन सा बोल रहा है, हम्पी कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था जो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है कर्नाटक, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर या फिर केरल। तो वो हुआ था कर्नाटक के बीच में। ठीक है, जो कृष्णदेवराय थे वो हम्पी कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, जो कि अभी किस राज्य में है, तो कर्नाटक में स्थित है। इसका आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है हमारा, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था। इजराइल से पूछ रहा है कि शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था, तो वो था बहरीन। कौन था, बहरीन था। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, 80 क्वेश्चन कम से कम आपके तैयार हो सकते हैं, या फिर अपनी तैयारी भी चेक कीजिए कि आप आंसर्स लगा पा रहे हैं या नहीं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया। अंत्योदय जो कार्यक्रम था वो सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो वो किया गया था राजस्थान में। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति क्या होती है, तो असहयोग में। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति असहयोग में होती है। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था। अच्छा, मुस्लिम लीग जो था वो पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था। 1906 में खिलाफत आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या फिर
1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो वो कब स्वीकार किया था? वो किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालचारी। पहले और अंतिम भी गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के अगर पूछ लेता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालचारी ही थे, और पहला पूछ ले तो यही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी? तो किस राज्य में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी केरल में। केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध किया था? तो वो किए थे सती प्रथा के विरुद्ध। ठीक है, उस समय अच्छा कौन वायसराय था? तो विलियम बेंटिक। बेंटिक से याद रखिए बैन कर देना, यानी वो बैन कर दिया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, बरसों पहले हमने नियति से वादा किया था 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन देखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बरसों पहले जो 14 अगस्त 1947 को कहे थे कि हमने नियति से ये वादा किया था, क्या किया था? भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो ये किसने कहा था? ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों जगह उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1862 ईस्वी में। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस, कुछ किताबों के नाम भी याद करने होंगे जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इंडिया फॉर इंडियंस ये किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है, तो वो लिखे हैं CR दास, यानी चित्तरंजन दास ने। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे महादेवलाल सरफा ने। किसने किया था? महादेवलाल सरफा ने। अगला प्रश्न हमारा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। देखिए ये प्रश्न कर सकता है इसमें कि अल हिलाल जो साप्ताहिक उर्दू में निकाले थे पत्रिका, वो किसने शुरू किया था? तो वो किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कब? 1912 ईस्वी में। किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। अच्छा, अल हिलाल मतलब ब्रिटिशों द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उसके बाद क्या शुरू की? अल बलाग की स्थापना की। वो कब किए? 1913 में, 1914, 1915 या फिर 1916 में? तो 1912 में जब ये लोग अगर अल हिलाल बैन कर देंगे, तो अल बलाग की स्थापना कब करते हैं? 1913 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र स्तर में वृद्धि, सही बात है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, तट रेखा में परिवर्तन होगा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये सभी जो हो सकता है परिणाम इसके हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है, ऐसा कुछ है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। निक्षेप आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर से ग्रास में व्यक्त किया जाता है। एंड डी ऑप्शन, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन क्या कहलाते हैं? जो मतलब चक्रवात जो आता है उसको रोकने का, अवरोधकों का कार्य करते हैं, वे वन क्या कहलाते हैं? तो वे वन कहलाते हैं मैंग्रोव वन। क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? विश्व की देखिए 25% भूमि को क्या करता है? आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो वो है साइबेरिया का टैगा वन। कौन सा है? साइबेरिया का टैगा वन। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कम अथवा मतलब अधिक दिनों के लिए पत्ती जो है उनकी क्या हो जाती है? मतलब सूख जाती है। तो कहाँ के वन है? सदाबहार का वन, तो मतलब नाम से ही पता चला है कि वो सदाबहार यानी हमेशा हरे भरे रहते होंगे। गरान यानी मैंग्रोव वाले वन भी हरे भरे। जंगली कुंज वन, पर्णपाती वन, तो पर्णपाती वन जो होते हैं वो कुछ समय के लिए 6 से
8 सप्ताह के लिए क्या हो जाते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बृहद हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है लद्दाख। लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये सभी को पता है, पूर्वांचल पर्वतमाला पर। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र जो है वो है मारवाड़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, मारवाड़ का क्षेत्र जो है सबसे शुष्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न हमारा, अराकनयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। अराकनयोमा क्या है, तो ये एक पर्वत श्रेणी है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी का ही क्या है, पूर्वी विस्तार है। और ये कहाँ है, तो ये है म्यांमार में। ठीक है, जो स्थित कहाँ है, म्यांमार में स्थित है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था, तो वो हुआ था दामोदर घाटी पर। किस नदी पर, दामोदर घाटी पर हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। नागार्जुन, देखिए नाम से क्या आ रहा है, नागार्जुन। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ, तो किस पर होगा भैया, वो तो कृष्ण से रिलेटेड थे, तो कृष्ण अर्जुन सागर बांध कहाँ होगा, कृष्णा नदी पर ही होगा। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी सारे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो लेह को डैश दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से क्या करता है, जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा होते हुए, तो वो है जोजिला दर्रा। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटस यानी धब्बा क्या है। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में जो देखे जाने वाला एक धब्बा है वो क्या है, लैटेराइट निक्षेपण है, बंध है, अयोग भूमि है या खरी लक्षण है, तो वो है लैटेराइट निक्षेपण। इसका आंसर हो गया ए। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। ठीक, इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या देखना चाहता है, अब देखिए रणथंभौर भी देखना चाहता है, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान भी देखना चाहता है। अब इस संबंध में, इस जो ये राज्य हैं इनके संबंध में वो किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है ये सब देखने के लिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि मध्य प्रदेश में इसको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखिए गिर जो है कहाँ पर है, तो गिर गुजरात में है। गिर कहाँ है, गुजरात में है राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है कर्नाटक में। और रणथंभौर कहाँ है, तो वो राजस्थान में। तो मध्य प्रदेश में वो क्यों जाएगा, जब यही तीनों देखना चाहता है तो मध्य प्रदेश में क्यों जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी, यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात, गिर गुजरात, रणथंभौर राजस्थान और बांदीपुर कर्नाटक में। अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 और 2 दिया है जिसको कि मिलान करना है नीचे दिए गए कूट से। ये भी नेशनल पार्क ही है और पक्षी विहार दिया हुआ है। इसको छोटा करना पड़ेगा, तो 1 मिनट। देखिए, तो अभी हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में देखे थे कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो है कर्नाटक में। तो ए का हमारा क्या हो गया, 4th हो गया। अब चलिए फटाफट हम लोग कूट में ही देख लेते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा ही तो करना है कि ए का 4th किस में है, 2 में है, ए और सी में। अब फटाफट हम लोग दूसरा देख लेंगे, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क भी अभी हम लोग देखे थे कहाँ है, तो वो है गुजरात में। अब बी का एक किस में दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है सिर्फ किस में, सी में। ठीक है, देखिए बी का किस में दिया हुआ है, एक सी में दिया होता है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। 4, 1, 2, 3 यानी गिर का मानस विहार कहाँ है, तो मानस विहार है हमारा असम में। और फिर रह गया रोहला नेशनल पार्क, तो वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th सी हो गया कूट में। अगला प्रश्न है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है जिसे कहा जाता है, तो जिसको कि क्या कहा जाता है, तो प्रत्ययस्फीति। प्रत्ययस्फीति कहा जाता है इसको। अपस्फीति के बोझ को कम करने के लिए सरकार की नीति है। यह क्या है, तो एक प्रकार की सरकार की नीति है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के कैनन में नहीं आता है। कराधान के कैनन यानी सिद्धांत में नहीं आता है। ऑप्शन है निश्चिंतता का कैनन, साधारणता का कैनन, सुविधा का कैनन या फिर अर्थव्यवस्था अक्षमता का कैनन।
तो इनके अनुसार जो है साधारणता का कैनन जो है इनके अनुसार नहीं आता है। किसमें? सिद्धांत में। जो इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन में कराधान के केवल कानून की चर्चा की गई है। ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? निश्चितता का कैनन हो गया, सुविधा का कैनन हो गया, अर्थव्यवस्था का कैनन, और चौथा क्या था? इक्विटी का कैनन। साधारण का कैनन इन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाएगा? मंदड़िया, वियर। उसे क्या कहा जाता है? उस सट्टेबाज को मंदड़िया कहा जाता है, जो शेयरों की कीमतों में गिरावट आने की प्रतीक्षा करता है तथा लाभ कमाने के लिए क्या कर देता है? उसे बेच देता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है। एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है एकाधिकार प्रतियोगिता का सिद्धांत। निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देश्य पेश किया था? तो वो सभी को पता होगा किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। फ्रेंड्स, अब बोर नहीं होइएगा, पूरा क्वेश्चन करिए। कम समय बच गया है तो ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम लोगों को अपने प्रश्नों पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। 42 प्रश्न है हमारा। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तब उसकी वास्तविक जो स्थिति थी वो क्या थी? तो वो थी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की स्थिति इसकी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? किस शब्द का भाई नहीं किया गया है? तो संघ का। देखिए ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, संघ का नहीं किया गया है, बाकी ये सब किया गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सभी का किया गया है, संघ का नहीं किया गया है। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो वो किसके पास होगी? जनता के पास भैया, जनता के पास रहती है। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप से घोषित करता है सिवाय, मतलब भारत का जो संविधान है वो 4 ऑप्शन दिया होगा, उनमें से किससे घोषित करता है सिवाय एक को छोड़ करके? उदारवाद का प्रतीक है। उदारवाद का क्या प्रतीक है? तो उदारवाद का राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता है, यही इसका क्या है? प्रतीक है। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के कौन संपादक थे? देखिए सर्चलाइट समाचार पत्र का पूछ लिया कि कौन संपादक थे, तो इसके कौन थे? तो इसके संपादक जो थे वो थे लंबोदर मुखर्जी। कौन थे? लंबोदर मुखर्जी थे इसके संपादक। और यह बिहार का जो सर्चलाइट है, यह बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका था। अच्छा, एक बिहार बिंदु से भी पूछता है, वो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। ठीक है, साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र। ये क्या है? अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी है? वो है 12। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? तो ये तो सभी को भैया पता होगा, किस अनुसूची में? प्रथम में ही अनुसूची में राज्यों के संविधान, नाम, उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। द्वितीय में क्या है? तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से ये सभी याद रखने हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तीसरा में शपथ, दूसरा में क्या था? नागरिकता की बात, और चौथा में उनको अलग अलग बांटने की बात कही गई है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? वो किस अनुसूची में किया गया है? तो वो किया गया है 5वीं अनुसूची में। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए अब यहाँ से साइंस आ गया कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? तो क्या होता है? तो वो होता है आभासी, आवर्धित और सीधा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? ध्वनि तरंगों से पूछ रहा है कि संबंधित जो प्रश्न है वो नहीं है, तो वो है कैंडिला। कैंडिला ध्वनि से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? वातावरण के अंदर ये पूछ रहा है कि क्षैतिज ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अभिवहन, एडवेक्शन। इसका आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है एस्पिरिन बनाने में? तो वो किया जाता है सैलिसाइलिक अम्ल का। किसका? सैलिसाइलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने में? तो एस्पिरिन बनाने में। हेमेटाइट अयस्क खनिज है, तो हेमेटाइट अयस्क खनिज क्या है? वो है लोहे का। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? सेब में जो है उपस्थित होता है वो कौन सा अम्ल है? तो वो अम्ल होगा मौलिक अम्ल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न, डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है किसका? तो वो है
गुलमोहर का, किसका है? गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मानव कंकाल परीक्षण जो है आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं 206। मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? देखिए, मृदा जल तनाव जो है निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो वो मापा जाता है टेंसियोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? टेंसियोमीटर के द्वारा जो है मिट्टी का जल तनाव मापा जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? अब देखिए, लखनऊ समझौता, द्वैत शासन प्रवर्तक, रॉलेट अधिनियम और बंग भंग। बंग भंग कब हुआ था? 1905 हो गया। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। द्वैत शासन कब लागू किया गया था? फिर आया था रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को। ये सारे डेट और ये भी द्वैत शासन जो हुआ था ये चेम्सफोर्ड के अधिनियम के तहत हुआ था 1919 में है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बंग भंग यानी फोर्थ किस में है? फोर्थ 2 में दिया हुआ है, बी और डी में। उसके बाद क्या आएगा? हमारा एक आएगा। तो देखिए 4 के बाद एक किस में दिया हुआ? बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। उसके बाद तीसरा हमारा आएगा रॉलेट एक्ट और उसके बाद आएगा हमारा दूसरा यानी द्वैत शासन का प्रवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, द अर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये अगर आप लोगों ने मेरी एनसीईआरटी सार संग्रह में देखी होगी, छोटी छोटी वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह से ला रही हूँ, तो उसमें ये दिया हुआ था। इसको किसको कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही यह कहा जाता है, द अर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 62 का। अगला प्रश्न हमारा 63, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो वो था, इनका पहला साहसिक कदम वो था चंपारण आंदोलन। क्या था? चंपारण आंदोलन था इनका पहला साहसिक कदम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी नियुक्ति की गई थी। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी बहिष्कार याद करिए, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये अपनाए गए थे। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? अच्छा, मेन पहलू है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं का ये नहीं होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। रोपण फसलों, वाणिज्यिक फसलों का। तो देखिए, जो ये चंपारण का हुआ था ये किसान आंदोलन के रूप में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान था। वर्रा डकैती कब हुई थी? कहाँ स्थान था? बम्बई, कर्नाटक, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ये जो वर्रा डकैती हुआ था ये हुआ था पूर्वी बंगाल में। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ से किया था भैया? तो वो किए थे साबरमती से। इसका आंसर क्या हो गया? अगला प्रश्न हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो वो कौन सा होगा? वो होगा भारत विभाजन की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन की कौन सी स्वीकृति सही है? तो भारत विभाजन की स्वीकृति। सूची 1 और 2 सम्मिलित कीजिए। अच्छा, फिर सूची आ गया, छोटा करना पड़ेगा भाई। देखिए, उष्णकटिबंधीय वन दिया हुआ है, संकुच वृक्ष वन, कक्ष मैग्रोव वनस्पति या फिर पतझड़ वन। अब इनको इनमें मिलाना है हम लोगों को। सुंदर वन, सीधे सीधे सी का आ जाइए वन। मैग्रोव वन कहाँ? सुंदर वन में पाया जाता है। सी का एक किस में दिया होगा? सी का एक सीधे सीधे आंसर अगर हम लोग जो जानते हैं, अगर सुंदर वन में पाया जाता है तो सी का एक किस में दिया है? सीधे डी में दिया हुआ है आंसर इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कितनी जल्दी हम लोग आंसर लगा सकते हैं। अब पता चल गया उसमें कटिबंधीय वन का क्या दिया है? साइलेंट वैली दिया है। शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? तो हिमाचल प्रदेश में ही। और पतझड़ वन राजस्थान में। पतझड़ वन से भी पता चल जाएगा कि राजस्थान में पाया जाएगा। तो डी का 3 किस में दिया है? डी का 3, बाप रे, डी का 3 सिर्फ में दिया है कि बच्चे जान ही जाएंगे कि पतझड़ कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो है वृक्षों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न, करेरा अभ्यारण्य। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है? तो करेरा अभ्यारण्य जो है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में अपलावी वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाएंगे? ऑप्शंस देखते हैं ना पहले हम लोग। अंडमान हिमालय के दक्षिण ढाल में,
सुंदरबन में या फिर अरावली में? तो ये पाए जाएंगे कहाँ पर? ये पाए जाएंगे हमारे सुंदरबन में, जो अल्पावधि वन है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? बड़ा खतरा है भैया जैव विविधता के लिए। भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव वन और नम भूमि, हिमालय में अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीव मंडल बनाना। तो इनमें से कौन सा सबसे खतरा है जैव विविधता के लिए? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश। विनाश जहाँ आ गया वो भैया जैव विविधता के लिए क्या है? खतरा है। इसका आंसर सी हो गया। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एक सींग वाले गैंगा के लिए। कहाँ है ये काजीरंगा वन? तो ये है असम में। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य? अच्छा, सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, अगस्तमलाई केरल, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश। अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी जो भी प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें ये पूरा करवाया गया है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो 77 जो है, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है हिमाचल प्रदेश में क्या है? सुमेलित नहीं है। अगस्तमलाई जो है केरल में है, नौकरेक कहाँ है? मेघालय में, और सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। लेकिन कंचनजंगा जो है, तो कंचनजंगा कहाँ है? ये है सिक्किम में। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि सारा प्रैक्टिस सेट का जो पर्यावरण से पूछे जा रहे हैं उसको हम एक वीडियो में लाएं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ, एक वीडियो में ये सारे पर्यावरण से जुड़े प्रश्न एक वीडियो में शामिल किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से क्या रहता है ना कि एक वीडियो में आएगा तो पर्यावरण से संबंधित हम सारे प्रश्न एक जगह देख सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो वो कौन सा स्थान माना जाता है? वो माना जाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, भारतवर्ष का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे प्रथम जो नेशनल पार्क है वो है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी, और इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जो स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। तो ये भी नाम याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति जो है वातावरण में किस गैस की गहनता से मतलब होती है, पैदा होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की गहनता से। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो है किस जिले में है? तो वो है बीजापुर में। कक्ष वनस्पति का सुंदर वन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? कक्ष वन, देखिए कक्ष नाम से पता चल गया कि कक्ष वन का जो वनस्पति है वो किस में आएगा? वो पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में जैव विविधता जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 2002 में। कब पारित हुआ था? 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? देखिए, वनों का वर्गीकरण है जो अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है मध्य प्रदेश में, जहाँ की वर्षा कितनी है? तो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी। सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम जो है किस स्थिति से संबंधित है? तो ये किस स्थिति से संबंधित है भैया? रेत बालू के टीलों का निर्माण, परिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी मृदा का अपरदन कटाव, या फिर वनीय कटाव। तो ये उपस्थित संबंधित है किससे? परिस्थितिकी में परिवर्तन से यह संबंधित है। ठीक है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से है? तो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल जो है वो है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, बक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में है? बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बक्सा बाघ जो परियोजना है वो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल को अच्छे से कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल से बहुत प्रश्न आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। 88 अभ्यारण्य एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य सेंचुरी जो है एक सींग रहने वालों के लिए जाना जाता है। कौन सा है भैया? तो वो है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? अच्छा, बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है तो चिल्का झील, इसका आंसर सही है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चिल्का झील जो है बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है, ये एक झील है। भारत में परिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है असंतुलन के लिए? भैया कौन सा कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा का परिवर्तनीयता। तो वो कौन सा है? तो वो है, तो इसका आंसर हो गया ए, वनोन्मूलन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके आगे हमारा चालू हो जाता है मैथ का। तो आज के लिए ये 90 प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पूरी वीडियो आई होप आप लोग देख चुके होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हर रोज़ आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट आएगा इसी तरह से। तो इस प्रकार से आपके 2000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे तैयार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।